जो कोर्टिसोल है दैट इज़ अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। अब मान लीजिए रात को 11 बजे आप अपना सोशल मीडिया या वेब पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने जो है उसका मैसेज आपने देखा को मर्सिडीज़ में बैठा हुआ, मर्सिडीज़ खरीद ली उसने, तो आपको टेंशन होगी कि उसने मर्सिडीज़ ले ली है और मैं वहीं मैं वहीं का वहीं हूँ। तो आपका तो कोर्टिसोल रिलीज हो गया वहाँ पे, ठीक है। 11 बजे आपने देखा है मेलाटोनिन मर गया आपका, तो ना तो आपको नींद आएगी और दिमाग में आपकी मर्सिडीज़ चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो आई मीन दिस इज या फिर किसी की फोटोग्राफ को किसी ने डिसलाइक कर दिया या गलत कमेंट आ गया, या आपकी एक्स जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ है, तो आपका तो पूरी रात खराब हो गई और अब वहां पे कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया है। यस। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ कॉट इन द वेब। और आज हम डीपली ये समझने वाले हैं कि जो स्मार्टफोन एडिक्शन है इसका हमारी ब्रेन के ऊपर और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या है। तो इसके लिए आज मेरे साथ में है एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर जैन। ही हैज़ गॉट एन एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 18 ईयर्स इन दिस फील्ड, यानी कि ये एक्सपर्ट हैं ब्रेन को और न्यूरोलॉजिकल हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको समझने में। तो इससे पहले कि इस डिस्कशन को हम शुरू करें, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश जैन, आई एम अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम रोहतक मेडिकल कॉलेज एंड आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। उसके बाद मैं 2001 में यूके चला गया था फॉर हायर स्टडीज़। तो यूके में अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है मैंने, लंदन में, और मेनली मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो ऑक्सफोर्ड में हुई है। So I did my CCT, that's a specialist training in Oxford, and I've been seeing all different varieties of children with different neurology cases, right from some of the social media impact that we are going to talk about in today's series, and other serious neurological conditions like epilepsy, ADHD, learning disabilities or dyslexias. So lots of these terms they have come up on the surface. सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो एडिक्शन है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पे पता लगा है कि 4 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज जो यंगस्टर्स हैं वो स्पेंड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या होने वाले हैं। One thing I would admit before we go into the detail, there isn't any very clear-cut causal relationship between all the things that we talk about, like it can cause your ADHD, some autistic features, some other inattention, hyperactivity, behavioral problems, sleep problems, we call it insomnias, poor sleep, irritability, poor social relationships, poor self-esteem, so lots of things, even depression. So there isn't any direct causal relationship. I cannot say that, okay, you are using this phone for 3 hours, so you will have depression. I'm not using it, so I'm a smart man. So it's nothing like it. But yes, there are some associations. If you compare, as you quoted very nicely about, there is a study that kids been using smartphones for 4-5 hours a day, but you're right actually, 4 or 5 hours is a conservative figure. So they have been studied where they have compared a group, one group is doing using smartphones for about 4 hours or so, another group is using 30 minutes. So in those groups they have found the difference in the people who are using social media, smartphone more often, they have more of this unlisted problem that I have just said. And we are seeing more and more of these cases as we are seeing more digital media penetration of the web penetration into the society. इस लॉकडाउन के टाइम में व्हेन एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन और पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है, 4 साल का बच्चा है तो दे डोंट फील कंफर्टेबल द चाइल्ड इज़ नॉट स्टडिंग। अगर प्रॉपर नर्सरी स्कूल में नहीं जा रहा है तो ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ ज्वाइन सबको कराई दिया उन्होंने, या घर में तो फिर हैं पेरेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो दोनों बेचारे अपने अलग अलग रूम में लगे हुए हैं, बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया है या वो सिंपल अपना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। तो these kids, they find themselves more comfortable engaging with the digital media, with the virtual world basically. Virtual world, exactly, that's the right word, virtual world. क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ. If I don't like anything, I can flip it over, Right. यहाँ पे if I say something, you don't like it, you will ask me question. I'll have to think again, I'll have to reframe it, लेकिन उनमें गैजेट क्या, I can control it. So I don't have to worry about your reaction.
कि आपके फेस को देखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने कंप्यूटर है और मैं अपने हिसाब से उसको डिक्टेट कर सकता हूँ, बेशक वो कंप्यूटर गेम है। तो दीज किड्स दे गेट वेरी मच हुक टू दीज गैजेट्स। मे बी द रीज़न इज़ बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है और उनकी जो अटेंशन है उसको जो स्मार्टफोन है या जो भी उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं या जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर अगर एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे एक एफर्ट करना पड़ता है। ऑल्दो उनकी जो ब्रेन है वो ज़्यादा प्लास्टिक है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आजकल बात करी जा रही है कि बिफोर द एज ऑफ 25 वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होती है, बाद में वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो बच्चा जैसे बड़ी जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है, बड़ी जल्दी सब कुछ सीख जाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी जो पूरी लाइफ है वो सिमट करके रह गई है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में या एक टेलीविज़न में, क्योंकि आज की डेट में टेलीविजन भी स्मार्ट टेलीविजन है, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। और वो बच्चे की साइकोलॉजी को ही यूज़ करके, क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो किसी एनिमल की या किसी एडल्ट की साइकोलॉजी से अलग तो है नहीं, बेसिक फंडे वही रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चल रहे हैं पीछे, तो वो उसको यूज़ करके उसकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पे उसको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है कॉन्शियसली, या अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है। बट एज फार एज ह्यूमन इंटरेक्शन इज कंसर्न तो वहां पे उसको एफर्ट करना पड़ेगा। तो जब उसको एफर्ट करना पड़ता है तो उसको पता ही नहीं है कि एफर्ट कैसे करे, क्योंकि बचपन से उसकी वैसी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, जो बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग है वो ऐसी हो गई है, ही इज जस्ट सिटिंग एंड सब कुछ हो रहा है उसके सामने। 5 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 15 घंटे निकल गए, उसको पता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली आपने एक ना बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि एक फ़ोन में अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। देखिए लाइफ, आप तो खैर काफ़ी लाइफ उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, तो यू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी बेटर देन एनीबडी एल्स। लाइफ ये नहीं है कि मेरे पास मतलब अच्छा मोबाइल फ़ोन है या बेस्ट कंप्यूटर है। लाइफ इज़ अ बुके ऑफ एक्सपीरियंसेस। Exactly. ठीक है ना। तो जिस दिशा में आप काम करते हो, जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, वो है लाइफ आपकी। और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल एक कोना है लाइफ का, इट्स नॉट द लाइफ। आप इस एक कोने के चक्कर में आप पूरी दुनिया ख़त्म कर देते हो अपनी। तो ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में घुस के उसको पूरी दुनिया बना लेते हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। वो मे बी 60 साल की उम्र है, लेकिन वो 3 साल ही ज़िंदगी है उनकी, बाकी दुनिया पता ही नहीं उनको, सारी ज़िंदगी उसी में खत्म है। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड, कि उनको पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे को कैसे पता होगा? जब तक कि वो एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा, जब तक कि उसको और सेंसेशंस नहीं होंगी, तो उसकी सेंसेशंस और उसका जो परसेप्शन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट डिवाइस, जिससे कि वो एडिक्ट हो चुका है। और दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द, शोर में आपसे ही क्लू लेके मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। एक आपने और यूज़ किया था कि बच्चा वही चीज़ करता जा रहा है, बैठा है, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट्स करेक्ट। इफ़ यू डोंट चैलेंज योरसेल्फ, यू डोंट ग्रो। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। उस पर एक बड़े अच्छी एक किताब है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो, उस किताब का नाम है फ्लो। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है आपने? हाँ। जो फ्लो का जो कंसेप्ट है, जैसे ना कि देयर इज सम स्किल, सम चैलेंज, एंड व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो यू आर एट योर बेस्ट। लेकिन आपकी स्किल ज़्यादा है, टास्क छोटा है, यू गेट बोर्ड, यू डोंट एंजॉय, देन यू डोंट ग्रो। योर ब्रेन के जो सर्किट्स हैं नेटवर्किंग करना बंद कर देते हैं। इट टेंड्स टू गेट बोरिंग। बोर का मतलब है कि आप खत्म हो रहे हो अंदर से। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। फ्लो इज द टर्म एक्चुअली व्हेन देयर इज अ राइट बैलेंस ऑफ स्किल एंड द चैलेंज। दे बोथ आर देयर, देन यू आर इनटू द फ्लो। काम भी मस्ती में होता है, यू डोंट फील एनी एफर्ट्स, और आपका ब्रेन भी ग्रो करता है। जब आप ऐसे करके बैठ जाते हो उस पे, एंड देन यू आर जस्ट वॉचिंग, then you are killing yourself, then it doesn't give you any challenge. Then you need to stimulate your brain to walk around it, like different experiences. सिर्फ डिजिटल मीडिया के अलावा आपको फ्रेंड्स से मिलना भी है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको ज़मीन में ठोकर भी खानी है, सारे काम करने हैं आपको। Then that digital experience is also useful for you. You can apply that experience in different domain of life. I completely agree with what you're saying. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो चीज़ आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने पेशेंट्स में या फिर हमारी सोसाइटी में, कि अभी हो क्या रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। और इसमें हम पूरा ब्लेम यंगस्टर्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके पीछे, स्मार्टफोन के पीछे, ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सो कॉल्ड जितने भी हैं, और ये जो कंपनीज बैठी हैं, दे आर यूजिंग साइकोलॉजिस्ट एट द बैक एंड, नॉट जस्ट टेक इंजीनियर्स जो कि इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम को बना रहे हैं, वो इसको और एडिक्टिव बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन में जो डोपामीन रिलीज हो रहा है,
जिसको आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा और क्या क्या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं? जैसे रात को अगर कहते हैं, मैंने पढ़ा है फ़ोन की जो ब्लू लाइट जो वो एमिट करता है, उसकी वजह से हमारी ब्रेन में जो मेलेटोनिन रिलीज होना चाहिए, नॉलेज जबरदस्त, जिसकी वजह से नींद आती है। गॉट एवरीथिंग। अब आपके साथ में इंटरेक्शन करना था तो थोड़ा तो मुझे भी रिसर्च करना ही था। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट तो एक्चुअली। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एंड स्लीप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्टिव होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन की प्लास्टिसिटी के लिए जो एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है रेस्ट के टाइम पे और स्लीप के टाइम पे, और जो फोकस और अटेंशन का काम होता है वो होता है जागने के टाइम पे। तो अगर एक किसी इंसान को नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो उसकी तो पूरी लाइफ ही बिगड़ गई, उसकी तो पूरी की पूरी ब्रेन ही बिगड़ गई। और वो स्ट्रक्चर को क्या होता है, मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में जब नींद प्रॉपर नहीं होती है? बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सर, नींद नहीं आती है रात को 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती है, या नींद आती भी है तो इतनी गहरी नहीं आती है, रात को सपने आते रहते हैं, यानी कि ब्रेन एक्टिव है, अभी भी डीप स्लीप नहीं है, डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है। रात को भी वो डिजायर्स और फियर्स हमारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से हमारी ड्रीम स्टेट में। अब इसकी वजह से ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में हो सकती है? देखिए, जैसे स्लीप से आपने बात किया, हमारी स्लीप की आमतौर पे वी आर अवेक स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। ठीक है, डीप स्लीप इज़ द मेन स्टेट जहाँ पे आपका ब्रेन रीसेट होता है पूरा। ठीक है, और डीप स्लीप अगर आपकी मिसिंग है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू टू कैरी ऑन द गुड वर्क। आप धीरे धीरे जो है ना डिके होते चले जाते हो, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपका एंथुजियाज़म है, वो सब कम हो जाता है। डीप स्लीप से ऊपर फिर स्टेट आती है मेडिटेशन वाली स्टेट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आपने उस स्टेट को कभी फील किया है, देन यू विल रियलाइज़ कि जितना डीप स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारी। अगर आप देखेंगे ना कि जो नॉन रैम स्लीप होती है करीबन 90 मिनट्स में हमारी जो है ड्रीम और नॉन रैम सब हो जाती है। डीप स्लीप उसके बाद 20-30 मिनट की, 4 या 5 साइकिल हम निकालते हैं एक बार सोने में। तो डीप स्लीप कितनी है? हार्डली 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। लेकिन वो 1-1.5 घंटे की स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो स्लीप हमारी मिसिंग हो जाती है तो हमें लगता है कि यार नींद ही नहीं आई रात में। ठीक है ना, इफ़ समबडी वेक्स यू अप व्हेन यू आर हैविंग दैट डीप स्लीप, और उस वक्त अगर आप उठ जाते हो तो आपको लगता है कि यार आज तो पूरी रात खराब हो गई, मेरी नींद ही नहीं आई है मेरे को। और फिर उसके बाद दिन भी खराब हो जाता है, उसके बाद दिन भी क्योंकि खराब अटेंशन हमारी एब्सोल्युटली हमारे हाथ से चली जाती है। हाँ जी। राइट। तो जो आपका स्मार्टफोन या डिजिटल मीडिया, हम इसको इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं शब्द को, वेब वर्ड यूज कर सकते हैं, वेब वर्ड यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो उस वेब से, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं बच्चों को कि स्क्रीन टाइम मिनिमम, और सोने से 1 घंटा पहले तो स्क्रीन देखना ही नहीं है आपको। एक तो ब्लू लाइट का आपका फंडा बिल्कुल सही है। जो ब्लू लाइट हमारे गैजेट से एमिट होती है, नॉट ओनली डायरेक्टली फ़ोन एक्चुअली सिटिंग ऑन माई टेबल एंड जस्ट डूइंग बीपिंग फॉर नोटिफिकेशन। इवन जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे सामने टेबल के ऊपर आपने अपना लैपटॉप रख के छोड़ा हुआ है और लैपटॉप हमने ऐसे शट कर दिया, इट्स नॉट कम्प्लीटली शट डाउन, तो उसमें से भी वो टू करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है ब्लू लाइट। तो उससे भी आपका जो है, जो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन इज़ अ नेचुरल हार्मोन। जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, आप अच्छे से नींद में चले जाते हो, यू एंजॉय दैट स्टेट। लेकिन जैसे ही आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगता है, कोई ब्राइट लाइट जला दे बढ़िया वाली, तो आपकी नींद एकदम होता है कि हाँ अभी नींद आने वाली है मेरे को, और फिर नींद खुल जाती है। और वो मेलाटोनिन कहता है भैया नमस्ते, अब मेरे बस की नहीं है, तो जो मतलब ब्रेन को ये लगता है कि दिन हो गया है, ब्रेन के लिए दिन को ये लगता है दिन हो गया है। ठीक है, तो वो मेलाटोनिन जो है रास्ता बदल लेता है अपना। तो उसके बाद हो सकता है आपको नींद आ जाए थोड़ी देर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन मतलब आपका कंडीशनिंग कैसी हो रखी है। तो मेलाटोनिन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये जो लाइट काम करती है ये मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर देती है, उसकी रिदम को ख़राब कर देती है। और मेलाटोनिन भी पूरी रात सीक्रेट नहीं होता है, उसकी रिदमिक होता है, टाइम होते हैं उसके। तो ये जैसे ही मेलाटोनिन का एक मान लीजिए 15-20 मिनट आधे घंटे की बढ़िया फेज चल रही है, उस टाइम आपकी ये ब्लिप आ रही है बार बार, या स्क्रीन पे आया, आपको लगा चले एक बार नोटिफिकेशन देख लेता हूँ मैं, तो आपने अपना स्लीप का तो बैंड बजा पूरा पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया, पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब, और वो हो रहा है आज की डेट में, बहुत कॉमन है। दिस इज अ हैबिट कि आप जैसे फ़ोन बिल्कुल बगल में रख के सोते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपने देख लिया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू इंड्यूस द डीप स्लीप। आप डीप स्लीप से पहले के स्टेज में ही घूमते रहते हो, डीप स्लीप का नंबर ही नहीं आता है, तो कहाँ से आपका ब्रेन रीसेट होगा? फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जो पूरे दिन मैंने लर्न किया है एज अ स्टूडेंट, अगर मैंने पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई की है और वो नींद न आने के कारण माई ब्रेन कैन नॉट स्टोर दैट नॉलेज दैट आई हैड एक्वायर्ड एक्चुअली इन द लास्ट डे और सो,
So that sleep is extremely important. मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर पूरे दिन कोई इंसान पूरी मेहनत करता है, चाहे वो फिर फिजिकल एफर्ट हो चाहे मेंटल एफर्ट हो, जैसे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं या कुछ भी कोई भी एफर्ट करते हैं, तो उसका जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आना था वो आना था नींद में, गहरी नींद में। और अगर उन्होंने पूरी रात या ये कह लो रात को 2-3 बजे तक अपना फ़ोन पे लग करके जो मेलाटोनिन की पूरी अपनी साइकिल है उसी को डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो सारा किया कराया बेकार हो गया। I'm sure you must have interacted with good sports person as well, athletes. उनको भी आप देखो, नींद के ऊपर बड़ा स्ट्रेस होता है उन लोगों का भी, नींद के ऊपर और डाइट के ऊपर। अगर नींद प्रॉपर नहीं आती है तो दे कैन नॉट प्रैक्टिस, वो फोकस नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, बॉडी उतना आपको आउटपुट नहीं देगी जितना आप उससे चाहते हो। तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। तो स्लीप के वक्त तो बस आई एम वेरी क्लियर कि आपके जो गैजेट हैं, फ़ोन वोन हैं, बेडरूम में नहीं होने चाहिए, हैं तो उनको कम से कम आप साइलेंट मोड पे उल्टा करके रखो। राइट। अब एज अ डॉक्टर मेरी मजबूरी है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग द सेम थिंग ऑनेस्टली। अब आई कैन नॉट अफोर्ड, जैसे अभी फोन मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है। हाँ, बट आप एटलीस्ट अपने पेशेंट्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, नॉट टू, आप अपने किसी प्लेजर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक सर्विस कर रहे हैं। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। बट अगर एक स्टूडेंट की बात करी जाए तो वो अपना एक सेल्फ सेंट्रिक प्लेजर को एक्यूमुलेट करने के लिए अपने फोन में इंडल्ज हो रहा है। दैट इज बेसिकली एन इंडल्जेंस, राइट, और वो नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि इसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर, एंड एड्रेनलिन रश आता है बार बार। दोनों स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही हैं, कॉर्टिसोल भी और एड्रेनलिन भी। एड्रेनलिन यूजुअली जैसे थ्रिल, आप गाड़ी में बैठे हैं, चला रहे हैं, आपने पूरा 100 की स्पीड है, 120 कर दिया आपने, तो एड्रेनलिन रश, आपको मजा, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट वाला हार्मोन है एड्रेनलिन। इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव हार्मोन, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है तो इट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस टू यू। राइट। जो कॉर्टिसोल है दैट इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। अब मान लीजिए रात को 11 बजे आप अपना सोशल मीडिया या वेब पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने जो है उसका मैसेज आपने देखा वो मर्सिडीज में बैठा हुआ, मर्सिडीज खरीद ली उसने, तो आपको टेंशन होगी कि उसने मर्सिडीज ले ली है और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो आपका तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया वहाँ पे, ठीक है। 11 बजे आपने देखा है, मेलाटोनिन मर गया आपका, तो ना तो आपको नींद आएगी और दिमाग में आपकी मर्सिडीज चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आई मीन दिस इज या फिर किसी की फोटोग्राफ को किसी ने डिसलाइक कर दिया या गलत कमेंट आ गया, या आपकी एक्स जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ है, तो आपका तो पूरी रात खराब हो गई और अब वहां पे कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ब्रेन या बॉडी क्या करेगी, या जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट। बेसिकली वी हैव अ वेरी गुड डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। अब कोई भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ है, कोई खतरा आता है या किसी कोई इनसिक्योरिटी पैदा होती है, देन आई स्टार्ट प्लानिंग अबाउट इट कि अब कैसे, हाउ टू गेट अबाउट इट। सोने से पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये करना पड़ेगा कि आई एम राइट, तो भी नींद आएगी मेरे को। अगर मैं गलत हूँ तो नींद नहीं आएगी। तो यार ठीक है, वो तो गलत काम करता है, उस कमाली, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को तसल्ली देनी है, वो तसल्ली देने में कामयाब हो गए तो नींद आ जाएगी आपको। अदरवाइज आई मीन द स्ट्रेस इंड्यूस, द रिस्पॉन्स विल कंटिन्यू टू माउंट। मतलब बेसिकली जो ब्रेन है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है और वो प्लान बनाने लग जाता है कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊं। तो अगर कोई मान लेते हैं किसी को बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है पूरी रात के लिए या कई रातों के लिए, तो हम ये कह सकते हैं उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई कई रातों के लिए, और जब रात खराब हो गई तो दिन भी खराब हो गया। और फिर अगर देखा जाए ऐसे कई दिन अगर खराब हो गए कॉन्जिक्यूटिवली, 20 दिन, 30 दिन या 50 दिन, तो उसी स्टेज को हम आगे बढ़ा करके क्या कह सकते हैं कि अब वो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आपकी जो ब्रेन ने एक समस्या क्रिएट की है, समस्या है या नहीं है, मतलब आई से, मतलब आई डोंट सी थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट बोथ आर देयर and most of things are gray anyway. It's basically more about interpretation. Interpretation, exactly. How you perceive it. कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। कि अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ में देख लिया तो अब उसको कैसे आप परसीव कर रहे हो। ये कह रहे हो कि अच्छा है मेरी तो जान छूटी, ये भी अच्छा है कहीं और गई, मतलब टॉपिक क्लोज हुआ, अब मैं अपना फ्रेश माइंड से अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूँ या अपने करियर पे या गोल पे वहां पे फोकस कर सकता हूँ। बिकॉज दिस रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक फॉर मी, दिस वाज सफोकेटिंग। ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी हो सकती है कि यार ठीक है मैं उसके साथ में खुश नहीं था, लेकिन वो किसी और के पास कैसे जा सकती है मुझे छोड़ करके, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। इट इज कॉट इन द वेब बेसिकली, यू नो, ये वेब आपने क्रिएट किया है, हाँ, एंड देन यू गेट कॉट इन इट। हम खुद ही उसमें फंस गए, जैसे मकड़ी कई बार फंस जाती है खुद अपने ही बनाए हुए जाल में। बिल्कुल, बेशक वो आपका कोई अफेयर है या आई मीन व्हाटएवर, आई मीन कोई हॉबीज आपने पाल रखी है, तो आई मीन यू जस्ट ड्रैग इनटू दैट, राइट, इफ यू डोंट कंट्रोल इट, आई मीन द वे इट शुड बी। आप बता रहे थे कि कई तरह की साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल से अब वो सोमैटिक यानी कि बॉडी के लेवल पे आने। एग्जैक्टली, ब्रेन से आपने जो भी है अपना परसेप्शन गलत रही है आपकी या सही है, एक है आपको डिस्टर्ब, आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है, यू ट्राई टू कोप विद इट,
आपकी बॉडी भी इंटरनली भी जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करती है स्ट्रेस को कोप करने के लिए, एक लेवल तक हम मैनेज कर लेते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट स्टेजेस व्हेन वी फील कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई डोंट वांट टू टॉक टू सो मेनी पीपल। तो अब धीरे धीरे यू गेट अराउंड इट कि हाँ चलो ठीक है, कल ठीक हूँ मैं और आज से बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर वो स्टेज निकल जाए आपकी, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम दैट क्रिटिकल लेवल जो आपने डिसाइड आपका है, या मतलब उससे ऊपर आप नहीं जा पा रहे हो, तो बॉडी के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इंसोम्निया इज़ वन ऑफ दैम। हेडेक बहुत कॉमन है प्रॉब्लम, क्रोनिक डेली हेडेक होते हैं जो हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं। और बहुत सारी मतलब बॉडी में एक होना, मेरे को यहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटने में भी दर्द है, एंकल में भी है, तो हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन ऑफ द पेन, कि आप कहीं भी बॉडी में आप करो, अब कुछ ना कुछ आपको निकल आएगा। फिर यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग योर सिम्टम्स, यू डोंट सी एनी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आपको नेगेटिव दिखना शुरू हो जाता है कि मेरे तो फ्रेंड भी अच्छे नहीं हैं, बॉडी में दर्द रहता है मेरी, पढ़ाई में भी मैं अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में भी ये मेरे से अच्छा है। तो देन फिर वो इवेंचुअली क्या है, परसेप्शन से शुरू हुआ गेम, हल्का सा बॉडी पे सिम्टम आए, अब आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। तो देन यू गो टुवर्ड्स साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की दवा, तो देखो दवा इज़ ए लास्ट रिसोर्ट, और दवा भी कोई रामबाण नहीं है कि दवा दी और आप उठ के खड़े हो गए। दवा के साथ जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं करोगे, एग्जैक्टली दैट इज द मेन रिसेट, तो वहीं से करना है, वहीं से शुरुआत हुई थी ना, तो दैट इज अ कॉज बेसिकली। थॉट प्रोसेस को तो ठीक करना ही पड़ेगा। क्या ये एक लूप नहीं बन रहा एक तरीके से कि जितना कोई इंसान गलत तरीके से सोचेगा, मोर कॉर्टिसोल, और जितना कॉर्टिसोल आया यानी कि अब बॉडी के लेवल पे केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ कॉर्टिसोल ही रिलीज होगा, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, गैस बनना, पेट खराब हो गया। हाँ, अब जब पेट खराब हुआ तो आयुर्वेदा में तो कहते हैं पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, नो डाउट अबाउट। उसके बाद में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, पूरी की पूरी बॉडी है। तो बॉडी के लेवल पे जितनी बीमारियां आएंगी, फिर आदमी उन बीमारियों के बारे में सोचेगा, जितना उसके बारे में सोचेगा और ज्यादा नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो क्या एक साइकिल नहीं बनती चली जा रही है ये? इनिशियली जड़ को खराब कर लिया, उसके बाद आप जो है पेड़ों की अलग अलग टहनियों पे चले गए हो, पत्तियों पे चले गए हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कट दोज लीव्स एंड, बट यू आर नॉट, यू नेवर गोइंग टू रीच एनीवेयर। जब तक आप बेसिक जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें अमेंडमेंट नहीं आती है ना, तब तक हम जड़ काम कर नहीं पाएंगे। मतलब पहले स्टेप में हमको सिम्टम्स के ऊपर काम करना होगा, और फिर उसके बाद में जो अंडरलाइंग कॉज है, दैट कुड बी डाइट, दैट कुड बी स्लीप, दैट कुड बी एक्सरसाइज, दैट कुड बी थॉट प्रोसेस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। राइट। जब तक हम उसको फंडामेंटल्स को अपने ठीक नहीं करेंगे, तब तक ऊपर लेवल पे हम चाहे कितना भी काम कर लें, सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। कि डॉक्टर की अपनी एक लिमिटेशन है, साइकेट्रिस्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक लिमिटेशन है। सब लिंक्ड है। जो फिलॉसफी की आप बात करते हो ना, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर एक्चुअली, नो, सारी चीज़ वहीं से आती है। जो थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं, भाई अगर जो आप जो ज्ञान देते हो वो बात समझ में आ जाए तो टेंशन नहीं, आपको उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनेस्टली। अगर आप थॉट्स को एक तरह से कॉम्पिटिटर हो गए, ये कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, आई वुड से, नॉट कॉम्पिटिटर, मिल करके करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व। कि मैं थॉट के लेवल पे कोशिश करूंगा, अपने लेवल पे जितना कर सकता हूं, बिल्कुल। और आप फिर जब वो स्टेज बिगड़ गई है, जब सिम्टम्स बॉडी पे आ रहे हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। नहीं तो वो मेरे को सुनेगा ही नहीं। Absolutely. वो कहेगा यार हटाओ ना, कौन क्या बोल रहा है। वो मेरे को सुनने की पोजीशन में ही नहीं होगा। एंड सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि एक टर्म है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज न्यूरल प्लास्टिसिटी। ये क्या है, व्हाट इज इट बेसिकली? हमारे ब्रेन के अंदर अगर आप मैं आपकी बार बार फिलॉसफी को टच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ही बड़ा ना वो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो। आपका ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स है ना, इट्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और उनके कनेक्शंस हैं आपस में। बिलियन तार हैं आपके दिमाग के अंदर, और वो तार एक दूसरे से बात भी करते हैं, उनको कनेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर न्यूरॉन हर से बात कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज देयर आर न्यूरल नेटवर्क्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हैं, वो सब हैं। और कहीं ना कहीं आई एम श्योर एक न्यूरॉन दूसरे से हर लेवल पे बात करता होगा जो हमें भी नहीं पता है अभी, चाहे वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो, और ऐसा हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है देखने के लिए एग्जैक्टली कि वो किस लेवल पे हो रहा है, बट उसको सिनेप्सिस कहते हैं, if I'm not wrong, सिनेप्सिस, यस। तो हमारा ब्रेन अपने आप में एक यूनिवर्स से कम नहीं है। बेशक आप यूनिवर्स को अपने आप में देख लो, एक आदमी को देख लो, एनिमल को देख लो, प्लांट को देख लो, इट ग्रोज फ्रॉम सीड एंड देन इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड देन इट्स इनवोल्यूट, इट्स इवोल्यूट्स, यू नो, सेम पैटर्न। तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स, इनिशियली जब बच्चा मतलब माँ के पेट में होता है, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है न्यूरॉन्स की। नंबर्स बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनके कनेक्शंस बनते हैं, और कनेक्शंस हमारे आजीवन बनते रहते हैं।
शुरू में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, और जिस एरिया में हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतने ही ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं, न्यूरल सर्किट डेवलप होता है, दैट इज़ प्लास्टिसिटी। और दूसरा आप ये देखिए, शुरू के 2 साल में हमारा ब्रेन मैक्सिमम बढ़ता है, उसके बाद 7-8 साल की उम्र तक भी हेड सर्कमफ्रेंस जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, जो हेड साइज बढ़ता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन इनसाइड। लेकिन 7-8 साल के बाद इट्स वेरी मिनिमल, और 12 साल के बाद ये स्ट्रक्चर हमारा जो बॉक्स है इट डजंट इंक्रीज। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके बाद हम सीखना बंद कर देते हैं या वी डोंट लर्न न्यू थिंग्स। वो कैसे होता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ न्यू सिनेप्सिस, न्यू कनेक्शंस, न्यू न्यूरल सर्किट्स। राइट। जितना आप अपने दिमाग के पर्टिकुलर एरिया को चैलेंज करोगे, पुश करोगे, यू वर्क बिहाइंड इट, देन यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज। तो क्या ये कहना सही होगा कि चैलेंजेस हमारे लिए बुरे नहीं हैं? जैसे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बच्चे को कोई चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाए, या फिर जो यंगस्टर्स भी हैं उनको पर्सनली चैलेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे एक टिपिकल जो क्वेश्चन है जो मेरे सेशन में ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई पूछता है, वो ये है कि सर मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो क्या ये चैलेंजिंग लाइफ उसके लिए बुरी है या उसके लिए अच्छी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें? राइट। आजकल शायद उन लोगों को नहीं मालूम होगा, पहले चाबी वाली घड़ी चलती थी। हाँ, आपने पहनी होगी घड़ी, मुझे पता है ना? हाँ, मैंने पहनी। उसमें डेली सुबह जो है ना, आप चाबी भरते थे घड़ी के अंदर, हाँ। और वो घड़ी 24 घंटे चलती थी। ठीक है। और ना भरे तो बंद हो जाती है। ना भरे तो वो बंद हो जाती है, और उसको अगर बहुत ज्यादा मरोड़ दो आप, एक वो लेवल के बाद बंद हो जाती थी वो। और चाबी अगर ज्यादा कर दोगे तो चाबी टूट जाती थी। दैट्स हाउ इट इज। चैलेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू कीप योर लाइफ रनिंग, लेकिन वो चैलेंज आपकी स्किल से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएं तो फिर आप टूट जाते हो। तो चैलेंज, जैसे वो इवन फ्लो वाली बुक में भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि देयर हैज टू बी सम चैलेंज, सम स्किल, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू गो अप टू देयर। जैसे जैसे हम चैलेंजेस का लेवल हल्का सा बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी, चैलेंजेस ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू के टाइम पे जब भी हम कोई नई स्किल एक्वायर कर रहे हैं, जैसे ये न्यूरल प्लास्टिसिटी की जो बात हम कर रहे हैं, कि जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे की बात करी जाए तो वो 2-3 लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से सीख जाता है, मतलब एफर्टलेसली सीख जाता है। और यही किसी बड़े को बोला जाए 30 साल के आदमी को कि भाई आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? इज इट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजन कि वो नहीं सीख पा रहे हैं एक एज के बाद में जाकर के, या इट्स बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी? आई थिंक लर्निंग इज मोर ऑफ अ प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। बिकॉज आई हैव सीन पीपल इवन एट द एज ऑफ 60s, पर्टिकुलरली जब आपका 2000 में ये इंटरनेट और कंप्यूटर आना शुरू हुआ था, उस वक्त आई हैड सीन मैनी एंथुजियास्टिक ओल्ड पीपल, आई मीन दे वर वेरी कीन टू लर्न कंप्यूटर्स एंड दे हैड लर्नड वेरी नाइसली। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली यू आर शट ऑफ। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई 25 से कम में तो ब्रेन हमारी बहुत प्लास्टिक होती है, तो उसमें तो हम सीख सकते हैं, अब तो हमारी सीखने की उम्र निकल गई है। ये टिपिकल एक डायलॉग है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है, स्पेशली जब मैं कोई थोड़ा मिडिल एज वाले जो ग्रुप के सेशंस करता हूँ ना, 30-40 ईयर्स, तो वहाँ पे एक्सक्यूज बहुत आता है कि अरे हम कहाँ, अरे अब मोटिवेशन है सर, इट्स ऑल मोटिवेशन। द रीजन इज प्रायोरिटी एंड मोटिवेशन Yes. एंड अ डिजायर टू डू समथिंग रादर देन कि कोई बायोलॉजिकल रीजन हो। This is your दैट इज domain. मोर ऑफ एन एक्सक्यूज। This is your domain rather than mine. I tell you. भाई बाइडेन अब 78 में प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। तो एज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए। यस यस, इट्स ऑल परसेप्शन। सीखने की कोई एज नहीं है फॉर दैट मैटर, कोई भी किसी भी एज में सीख सकता है। जैसे कि मैं 40 साल की एज में आपसे इतना कुछ सीख रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज अभी क्या होता है कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम ग्रो करते हैं, जितना हम ग्रो करते हैं उतनी बड़ी लाइफ है आपकी। देखो उतनी ही बड़ी लाइफ है आपकी। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने वो शुरू किया था, वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए हम लोग। जो एक्सपीरियंसेस है ना आपके, जितना एक्सपीरियंस आप लेते हो उतनी ही बड़ी लाइफ है आपकी। जिस चीज में आप घुस रहे हो, जिसमें आप नहीं घुस रहे हो, अपने आप को कट ऑफ करते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ इज वेरी वेरी लिमिटेड। वो सिमटती चली जाती है। जितना ग्रो करो, पेन को भी एंजॉय करो, प्लेजर को भी एंजॉय करो। ये किसने बोला है पेन को एंजॉय नहीं करना? भाई पेन की अलग एक्सपीरियंसेस हैं अपने। वो भी बुरा नहीं है, वो किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, या जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो भी बुरा नहीं है, अगर उसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर पाए तो, एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर हम उसको यूज कर पाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई मीन एवरीथिंग इज फॉर गुड एक्चुअली, इफ यू जस्ट हैव सम गुड बिलीफ सिस्टम राइट इन योर लाइफ दैट हेल्प्स यू एवरीवेयर। और इसके लिए मैंने एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना, वो हर जगह काम आती है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन एडिशन टू दिस। अगर आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, आई कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। मैं सोशल मीडिया पे मैंने 1 घंटा काम किया, आप सिर्फ ट्रैकिंग मोड में आ जाओ, हल्का सा अवेयर रहो कि आप कर क्या रहे हो, और एक उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डेटा कलेक्शन बोल दो आप
कई बार आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो ना कि मेरे स्टूडियो में पिछले 1 महीने में इस तरह के इतने इतने लोग आए हैं, आपने कुछ नहीं करना उनको, आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कई बार आपके मुंह पे बोलता है कि यस दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, ये गलत काम हो रहा है यहाँ पे, अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। अगर आप सिर्फ अवेयर हो कि यार एक बार देख तो ले हमने पिछले 1 साल में किया क्या है, मेरे को लगता है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आप जब डेटा देखते हो तो आपको समझ में आता है। तो अगर आप एक ट्रैकिंग थोड़ा सा, मतलब हम एक बच्चों में शुरू से ये हैबिट डालें कि जो भी हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखें करते हुए, बी अवेयर ऑफ इट। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टडीज, ऑब्जर्वर जहाँ पे भी होता है, रिजल्ट्स आर ऑलवेज फैंटास्टिक। बेशक आप किसी एग्जाम में ऑब्जर्वर बिठा दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, हम दोनों एग्जामिनर हैं और एक ऑब्जर्वर वहाँ बैठा हुआ है कोने में, वो ये देख रहा है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यही मैं अपने ज़्यादातर सेशंस में इसी पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। एब्सोल्युटली। यानी कि आज की डेट में हर स्मार्टफोन में एक फीचर होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि मैंने आज पूरे दिन में कितने कितने घंटे क्या क्या यूज़ किया। एक आता है उसमें कंसोलिडेटेड फिगर आ जाती है कि आज पूरे दिन में 6 घंटे यूज हुआ है, अब 6 घंटे में से मैंने 2 घंटे यहाँ लगाए, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, ये तो वो कोई भी देख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डेली जो यूजर है वो सिर्फ इतना ही देखने लग जाए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया सोने से 1 घंटा पहले, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि उसकी इंटेलिजेंस अपने आप ही अंदर ट्रिगर हो जाएगी। Absolutely, और उसको खुद समझ आ जाएगा इस डेटा को देख करके कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, कि बाहर से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना मेरे को। उसको खुद को अंदर से रियलाइजेशन आने लग जाएगा, हिज इंटेलिजेंस विल सेट इन मोशन। एब्सोल्युटली। और वो अपने आप ही अंदर से उसको लगेगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेट मी चेंज इट। यस, थोड़ा सा एनालाइज करें कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो हमारी 90% प्रॉब्लम तो सेट हो जाती हैं। एंड देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो ये है कि स्मार्टफोन में उनको दिख रहा है, एक है कि जैसे पहले के टाइम में होता था, आई एम नॉट श्योर अब कितना लोग करते हैं कितना नहीं करते, मैं तो करता था कि डेली बेसिस पे एक डायरी लिखो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। कि अगर डेली बेसिस पे हम इतना ही लिख दें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया और अब मुझे क्या क्या करना है अगले दिन और अगली वीक में, अगले महीने में, या अगले साल में, या 5 साल में, अगर एक आदमी को इतनी अवेयरनेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो माइंड है और उसकी जो सारी एनर्जीज है उस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी। देखो एक बार तो अगर आप इस आइडिया को बाय करते हो कि यस आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए, अगर आप उस बात से कन्विंस हो गए हो कि हाँ ये बात ठीक है हमें, तो उसके तरीके बहुत सारे हैं। अल्टीमेट एम ये है कि व्हेन यू गेट इनटू अवेयरनेस मोड ऑल द टाइम्स, देन यू आर डन। स्मार्टफोन देखना तो एक पहलू हो गया उसका, डायरी लिखना दूसरा पहलू हो गया, ठीक है। लेकिन कितनी बार आप अपने आप को रिमाइंड करा के यू गेट बैक टू योर सेल्फ कि अच्छा क्या चल रहा है भाई, ठीक है सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। अगर आप रिमाइंड अपने आप को कराने वाले मोड में आ जाएं, बेशक आप 2 घंटे में एक बार याद आए, या स्मार्टफोन को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो ना, 2 घंटे में हल्की सी ब्लीप लगा लो, वैसे भी तो इतनी नोटिफिकेशन आती हैं। बहुत ऐप्स हैं सर आजकल तो देयर आर सो मेनी ऐप्स जिसमें कि अगर वो ऐप्स को हम डाउनलोड कर लें तो वो ऐप ही हमको अलर्ट करती रहेगी। इनफैक्ट ऐसी ऐसी ऐप्स हैं वो लॉक ही कर देगी फोन को, कि मतलब कि जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा वो लॉक कर देगी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे अभी ये जो पूरा जो एडिक्शन है, स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है, इसके पीछे जो केमिकल जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है एडिक्ट बनाने के लिए, दैट इज डोपामिन विच इज कनेक्टेड टू रिवॉर्ड। कि उनको एक तरह का रिवॉर्ड, ये सारा लाइक जो है, हार्ट है और ये इमोजीज है, ये सब जो स्माइलीज है जो मिलते हैं, तो उसकी वजह से एक रिवॉर्ड मिलता है, एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड होता है। ऑल्दो दैट इज अ वर्चुअल रिवॉर्ड, वो कोई एक्चुअल मेडल नहीं है, एक्चुअल पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, बट एक रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज एडिक्टिव बेसिकली। तो अब अगर इस अटेंशन को यहाँ से फ्री करना है तो लोगों को एक इसका अलग एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, डोपामिन से हट करके सेरोटोनिन पे आना पड़ेगा, जिसका कनेक्शन है अवेयरनेस से। क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं, जिसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, द मोर वी बिकम माइंडफुल, जैसे दिन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे आई एम इन अ माइंडफुल स्टेट, वेरी गुड, व्हेन आई एम जस्ट अवेयर ऑफ माय ब्रेथ एंड द सराउंडिंग्स एंड जो भी सेंसेशंस हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वेयर आई एम जस्ट सिटिंग without any phone, without anything, and just observing whatever is going on at the level of body, at the level of mind, thought के level पे, feelings के level पे, emotions के level पे, without judging. That's amazing. That's very good. तो सिर्फ देखता रहता हूँ, और बहुत बार क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट आती है जब थॉट्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जब कोई थॉट नहीं होते, कुछ नहीं होते, फिर वो भी चले जाते हैं, फिर वापस से कुछ इमर्ज होता है, जैसे कि कोई पॉपअप खुल गया है, वापस से कोई थॉट आया, फिर वो डिसॉल्व हो गया, फिर कोई फीलिंग आई, सेंसेशन आई, इमोशन आई। दिस इज माय पैशन बेसिकली। दिस इज वेरी गुड, दिस इज समाधि एक्चुअली यू आर गोइंग इनटू, गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर अब उसमें क्या होता है कि
उसमें एक अलग केमिकल रिलीज होता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो डोपामिन नहीं है क्योंकि उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं है ना, किसी ने ना लाइक किया ना कुछ किया। बेसिकली वहां पर हमारी ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, विच इज लाइक कि मैं आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। तो ये एक अलग केमिकल है। अगर इसको लोग समझने लग जाए कि लोग ये समझे पहले तो कि ऐसी भी कोई स्टेट होती है, कि ऐसा भी एक केमिकल होता है जो बिना कुछ करे हमको मिल जाता है, व्हेन वी आर इन अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब हमारे दिल से एक थैंकफुलनेस निकल रही होती है यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, जिसको भी हम मानते हैं उसके लिए, तब एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो एक्सटर्नल किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, एंड विच इज लाइक रियल सेटिस्फैक्शन, रियल हैप्पीनेस, बिकॉज दैट इज नॉट अ किक, लाइक डोपामिन इज मोर लाइक अ किक, कि एकदम से ऊपर उठे फिर वापस से नीचे गिरे। सेरोटोनिन इज लाइक इट्स अ कांस्टेंट थिंग। सेरोटोनिन ऐसे ही काम करता है। और दूसरा आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, रनर्स हाई होता है, वो एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं जब आप बड़ा एथलीट कर लेते हो, जब आपने एक मैराथन कंप्लीट कर ली ना, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एंडोर्फिन्स रिलीज होता है ना, वो दैट कीप्स यू, आपको सो हाई, आई मीन हैप्पी ऑल द डे, आपको डिप्रेशन आ ही नहीं सकती। तो एक दूसरा जो सोल्यूशन है, आप सोशल मीडिया यूज करो, मैं तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप बंद कर दो उसको, लेकिन डू योर फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन आप कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। आप अगर ये मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस वाली स्टेट में रह सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद आप जितना मर्जी यूज कर लो, कुछ नहीं आपको टच करेगा। उसके बाद यूज कर ही नहीं पाओगे, बस उसमें मजा ही नहीं आएगा आपको। एग्जैक्टली यानी कि आप ये अगर सिंपल वे में बोला जाए तो आप उसको एक अलग केमिकल दे रहे हैं, कि बजाय डोपामीन के एक दो अलग केमिकल्स, अभी एक आपने बताया, एक मैंने नाम दिया एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन। अगर इन दो केमिकल्स के बारे में वो एक्सप्लोर करे कि ये हमारी ब्रेन में कैसे रिलीज होता है, और उसको एक्सपीरियंस कर ले, और उसको उसमें ज्यादा मजा आने लग जाए जितना कि अभी उसको डोपामीन में आ रहा है, हमें जरूरत ही नहीं होती किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की, एक्सटर्नल रिवॉर्ड। वैलिडेशन इज द राइट वर्ड, या बिकॉज अभी हो क्या रहा है ना, कि मैं आई एम नॉट लुकिंग इनटू माई सेल्फ, आई डोंट नो हु आई एम। तो क्या हम इसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज डिस्कवर योरसेल्फ, कि अगर इफ वी कैन कम बैक टू आवरसेल्व्स, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सर आपको तो मालूम ही है, आपने तो भी हमारे जैसे बंदे नाम के लिए बुलाए हुए हैं, बाकी तो बॉटम लाइन तो आप काम कर ही रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, ठीक है। नहीं, लेकिन मेरे पर को इट्स ए प्लेजर एक्चुअली, यू नो, टू हैव इंटरेक्टेड विद यू। सेम हियर सर, बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे आज। नहीं सर, आई एम नॉट श्योर कि जो देख रहे हैं उन्होंने एक्चुअल में कितना सीखा, बट मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। योर एंथुसियाज्म एंड द वे यू कम अक्रॉस, इट्स अमेजिंग, वेरी गुड। आई मीन जो उस पे वीडियो पे देखा था उससे ज्यादा मेरे को ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। 10 to 15 minutes before sleep and 10 to 15 minutes as soon as you get up are the most important time to reprogram, rewire and do anything what you wish and desire to do in your life.